Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we are going to start Euclidean Domains. ये हमारा चैप्टर है, इसमें हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स, ये PID प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स भी पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन्स भी हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यूक्लिडियन डोमेन का टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन यूक्लिडियन डोमेन से पहले हम नॉर्म को ज़रा डिस्कस करेंगे, क्योंकि नॉर्म ने यूक्लिडियन डोमेन में यूज़ होना है। तो पहले तो मैं नॉर्म के बारे में आपको थोड़ा सा इसका कह लो कि इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। ये नॉर्म जो है ये पैरेलल टू फंक्शन है, ये फंक्शन जैसा है और इसको डिनोट इस तरह की लाइनों से किया जाता है। और ये किसी भी जो चीज़ है ना उसकी जनरलाइजेशन ऑफ साइज आर ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के साइज या ऑब्जेक्ट को जनरलाइज करता है या उसके हमें मीनिंग देता है। हमें नंबरों का तो पता चल जाता है कि ये कौन सा नंबर छोटा है या बड़ा है, लेकिन जो वेक्टर्स हैं या मैट्रिसेस हैं इनका हमें नहीं पता चलेगा कौन सा वेक्टर छोटा है कौन सा वेक्टर बड़ा है। मुमकिन है कि कोई 2 4 यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कर लें 20 कर लें, यह मैट्रिक्स है। और दूसरा एक मैट्रिक्स कोई हो 3x3 का, तो ये 2x2 वाला मैट्रिक्स है, ये 3x3 वाला मैट्रिक्स है। तो हो सकता है इसकी डिटर्मिनेंट ज़्यादा हो, इसकी डिटर्मिनेंट कम हो, ज़ीरो भी हो सकती है, इसकी नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम इन चीज़ों को, ये इस तरह पॉलिनोमियल्स हैं। अब ये तो पता है कि बड़ी पॉलिनोमियल होती है, लेकिन उनके जो नॉर्म की ज़रूरत, अब छोटी बड़ी पॉलिनोमियल एक ही तरह की अगर पॉलिनोमियल है, डिग्री सेम हो, फिर कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी। तो मैट्रिसेस, वेक्टर्स या पॉलिनोमियल्स, इस तरह की जो हमने रिंग्स को डिस्कस करना है, उनमें छोटे बड़े के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, नॉर्म की ज़रूरत होती है। तो ये नॉर्म का मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड आपको बताने की कोशिश की है। पैरेलल टू फंक्शन होता है, ये फंक्शन जैसा ही होता है। तो ये नॉर्म होता भी हमेशा, जैसे साइज और लेंथ पॉजिटिव होती है तो नॉर्म भी हमेशा पॉजिटिव होता है, अनलेस ज़ीरो का नॉर्म ज़ीरो होगा। अब नॉर्म की जो फर्दर हैं कि अगर आप वेक्टर की एक मिसाल ले लेते हैं कि आर कोई वेक्टर है, कि आर इज अ वेक्टर, तो अब नॉर्म की जो प्रॉपर्टीज है ना, पहले मैं आपके सामने वो लिखने लगा हूं, ये मैंने प्रॉपर्टीज लिखा है। पहले नंबर पे नॉर्म जो है, नॉर्म को एम जनरली आप एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, आप एन से भी डिनोट कर सकते हैं, आप फाई से भी, कोई फंक्शन ही है ना, आप साई से भी डिनोट कर सकते हैं नाम को। तो एन इज द फंक्शन। तो नॉर्म ऑफ आर, आर अगर कोई वेक्टर है तो ये ज़ीरो कब होगा, इफ आर इज ज़ीरो, यानी ज़ीरो वेक्टर की ही लंबाई, यहाँ पे नॉर्म को आप लेंथ के मीनिंग में ले सकते हैं कि अगर ज़ीरो वेक्टर है तो उसकी लंबाई ज़ीरो है, अगर वेक्टर ज़ीरो नहीं है तो ये फिर नॉर्म जो है ये ज़ीरो नहीं होगा। अदरवाइज यानी नॉर्म ऑफ आर इज पॉजिटिव इफ आर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और अगर आर, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ आर ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो इफ आर ग्रेटर एंड इक्वल टू ज़ीरो।
तो यानी नॉर्म जीरो कब है? जब आर जीरो होता है। दूसरी प्रॉपर्टी नॉर्म की मैं बताना चाहूँगा कि ये ट्राइंगल जैसे वेक्टर्स ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं कि इस तरह ये भी अगर कोई टू वेक्टर्स हैं R1 प्लस R2, इनका जो नॉर्म है ये लेस देन है नॉर्म ऑफ R1 प्लस नॉर्म ऑफ R2। और तीसरे नंबर पे ये नॉर्म लीनियर भी होते हैं, ये लीनियरिटी को भी सेटिस्फाई करते हैं। यानी अगर ये कोई वेक्टर किसी फील्ड F पे डिफाइन करते हैं तो फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F और R बिलोंग्स टू V, तो नॉर्म A बाहर आएगा मॉडुलस में और नॉर्म ऑफ R आएगा। मॉडुलस क्यों ना? क्योंकि नॉर्म हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे लेंथ पॉजिटिव होती है तो यहाँ पे इसलिए मॉडुलस लिखा हुआ रहता है। तो ये मैंने आपको नॉर्म का बैकग्राउंड बताया है। ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है। ये है जी लीनियरिटी है, ये तीसरी कंडीशन। और ये पहली कंडीशन है कि अगर जीरो वेक्टर के लिए जीरो नॉर्म फॉर जीरो नंबर भी हो सकता है, जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है, जीरो वेक्टर भी हो सकता है, जीरो पॉलिनोमियल भी हो सकती है। ये जीरो की शायद आपको समझ आ चुकी होनी है। अच्छा, यहाँ पे हम जो यूक्लिडियन डोमेन जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें जो नॉर्म को हम डिफाइन करने वाले हैं, नाम हम किस तरह का लेंगे कि नाम इज द फंक्शन n फ्रॉम R टू Z पॉजिटिव यूनियन जीरो। यानी ये नाम जो है R जो क्या है? R इज इंटीग्रल डोमेन, यानी जिस रिंग की बात कर रहे हैं वो इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी होनी चाहिए कि Z पॉजिटिव यानी पॉजिटिव होना चाहिए, यूनियन जीरो यानी ये, और साथ जीरो भी इसमें शामिल होगा। जीरो कब होगा? जब जैसे मैं इधर बता चुका हूं कि n ऑफ R इक्वल टू जीरो अनलेस R इज इफ R इज जीरो। तो यहां पे भी वही विद n ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो is called a norm, इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्म कहेंगे इस इंटीग्रल डोमेन का। नॉर्म ऑफ इंटीग्रल डोमेन, नॉर्म ऑफ आर कौन सी? यानी ये आपकी जो इंटीग्रल डोमेन है ये वाली, इसका नाम होगा। और जो एन ए है ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ए बेशक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नाम जिसका हमेशा पॉजिटिव होगा। अनलेस ए इज नॉन जीरो हो तो ये पॉजिटिव होगा। अगर ए जीरो है जैसे, तो यहाँ पे ये जैसे जीरो, तो फिर ये नाम जीरो होगा। तो ये नाम हमेशा क्या है? इज ए पॉजिटिव नाम। क्योंकि नाम ने आगे हमारे यूज़ होना है तो मैंने इसका नाम को आपको बैकग्राउंड और उसकी आपको ज़रा तफसील बताने की कोशिश की है। अच्छा, अब हम डिफाइन करते हैं जी यूक्लिडियन डोमेन को, जो हमारा टॉपिक है। द इंटीग्रल डोमेन आर इज सेड टू बी ए यूक्लिडियन डोमेन और पोजेस ए डिवीजन एल्गोरिदम। जो यूक्लिडियन डोमेन है डिवीजन एल्गोरिदम को पोजेस करती है। इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉर्म n on R such that if for any two a b of R with b is non-zero, there exist q and R in R with a equal to qb plus R with R जो रिमाइंडर है या तो ये ज़ीरो होगा या फिर जो नॉर्म ऑफ R है ये क्या होगा? ये लेस देन नॉर्म ऑफ B होगा। अब आपको शायद इसकी समझ ना आई हो, मैं आपको
ये एक एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ कि 19 है डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं। 3 6 जार 18, रिमाइंडर क्या आया जी 1। 19 आपका ए हो गया, जो नॉन 3 आपका बी हो गया, इस पे आपने डिवाइड किया ना। 6 आपका क्यू हो गया क्वोशंट यानी कि, और 1 क्या आया आपका रिमाइंडर आया जी। अब आप ये 19 को कैसे लिखेंगे? 19 को आप लिख सकते हैं कि 6 इंटू 3 प्लस 1। अब यहां पे 19 आपका ए है, 6 आपका क्यू है, 3 आपका बी है, 1 आपका क्या है आर। अच्छा, ये जो रिमाइंडर है ये बी से छोटा नहीं होता, यानी जो 1 है, ये 1 जो है ये लेस देन 3 है ना, यानी जो आर है ये लेस देन बी होता है। तो यही वजह है कि अगर ये पूरा पूरा डिवाइड करता तो फिर रिमाइंडर 0 था। जैसे 18 है, 18 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर 0 आना था ना। तो इसलिए यानी इसका a इक्वल टू क्यू बी प्लस आर विद आर इज 0। 0 किस सूरत में होगा? जब ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा बी ए को। और अगर 0 नहीं आता तो फिर जो रिमाइंडर है ये बी से, यानी ये डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, तो साफ ज़रा फिर रिमाइंडर का नाम डिवाइजर यानी बी के नाम से छोटा हुआ। तो ये डिवीजन एल्गोरिदम है, वो इंटीग्रल डोमेन जो डिवीजन एल्गोरिदम को पोजेस करे, यानी इस प्रॉपर्टी को पोजेस करे, दैट इज कॉल्ड यूक्लिडियन डोमेन। अब मेरा ख्याल आपको ये समझ आ चुकी है कि यूक्लिडियन डोमेन क्या होती है। अच्छा, इसमें क्यू क्वोशंट है, जैसे ये क्यू क्वोशंट है, आर रिमाइंडर है, और बी जो है ये नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो क्योंकि 19 को 0 पे डिवाइड करें तो ये इनफिनिट आता है ना, तो इसलिए ये बी हमेशा नॉन जीरो। यहाँ पे डेफिनेशन में बी क्या लिखा था? नॉन जीरो लिखा था। अच्छा, यूक्लिडियन डोमेन में ये सक्सेसिव डिवीजन्स भी चलती हैं। इन डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन को कहते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ डिवीजन्स इन द फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ आर। तो ये सक्सेसिव डिवीजन कैसे चलती है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल से। अच्छा, बाय सक्सेसिव डिवीजन ऑफ ए, डिवीजन्स ऑफ ए एंड बी इन आर वेयर आर इज इंटीग्रल डोमेन। तो ये कब यूक्लिडियन डोमेन होगी? जब इसमें सक्सेसिव डिवीजन एग्जिस्ट करेंगे। अब ए इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, ये तो अब डिवीजन एल्गोरिदम है ना, जिसमें जो बी है, बी इज नॉन जीरो। मैं कोई, आप अपनी तरफ से भी कोई एग्जांपल के तौर पे नंबर लिख सकते हैं। मैं 5732 यानी 5732 को 67 पे डिवाइड करता हूँ। किस पे? यानी 5732 को हम डिवाइड करते हैं 67 पे। क्वोशंट आया जी 85 और रिमाइंडर आया 37। तो यहाँ पे Q आपका 85 आया, B आपका 67 है, 67 आप पे आपने डिवाइड, 37 आपका रिमाइंडर आया, A आपका ये आया। अब दोबारा आपने क्या करना है कि ये जो B है, B को इधर लिखेंगे और इसको इस रिमाइंडर पे 37 पे डिवाइड करेंगे, तो फिर 1 इंटू 37 और रिमाइंडर आपका 30 आया। फिर आप इस 30 को इधर, 37 को इधर लिखेंगे, इस रिमाइंडर पे डिवाइड करेंगे, तो ये 1 आ गया क्वोशंट, फिर 30 और इधर रिमाइंडर 7 आ गया। फिर इस 30 को यहाँ पे लिखेंगे, इस रिमाइंडर पे, यानी जो रिमाइंडर आता जाए उस पे आप ये b जो आपका ये r इधर b बनता जाएगा अगले स्टेप में। तो आप डिवाइड करेंगे 37 को 7 पे डिवाइड फिर करेंगे, तो 4 इंटू 7 रिमाइंडर 2 आ गया। फिर 7 को 2 पे डिवाइड किया, 3 क्वोशंट 2 और रिमाइंडर 1 आ गया। और ये 2 फिर इधर आ जाएगा, इस 1 पे डिवाइड किया तो 2 1 जार 2, 1 आपको क्वोशंट आया, 2 पे डिवाइड, यहाँ पे रिमाइंडर खत्म हो गया। ये आपकी nth डिवीजन है। क्या है जी? ये nth रिमाइंडर है। ये अगर आपका R0 है, ये R0 होगा, ये R1 है, R2, R3, R4। तो 4th स्टेप पे ये ख़त्म हो गया ना, कि उसके बाद तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये आपका Rn या R4 है।
उसके बाद आपका ये रिमाइंडर नहीं आता, यानी मैंने ज़ीरो वैसे लिख दिया, ज़ीरो ना भी लिखें तो यानी रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा ख्याल आपको इस एग्जांपल की तो समझ आ गई होनी है। अब मैं इसी एग्जांपल को जनरलाइज किया हुआ है, यानी a इक्वल टू क्यू बी प्लस आर की फॉर्म में। तो आप यही मैं स्टेप लिख रहा हूँ, a इक्वल टू क्यू नॉट बी प्लस आर नॉट, ये आपका ज़ीरो स्टेप है या गिवन समझ लो है। अब फिर आपने b को, जैसे ये 67 को इधर लिखा था, b इधर आ गया, आर नाइट पे Q1, आर नॉट R1, फिर आपने इस आर नॉट को इधर लिखा, Q2 हो गया, और रिमाइंडर ये R1 पे डिवाइड हो गया, रिमाइंडर R2 आ गया, एंड सो ऑन। ये nth स्टेप पे रिमाइंडर अपीयर हो रहा है तो Rn पे ये क्या बन गया, Rn-2 इक्वल टू Qn Rn-1 प्लस Rn, nth तक तो ये रिमाइंडर जाएगा। उससे अगले स्टेप में ये Rn-1, तो ये Q1 बढ़ गया n+1, और Rn यानी Rn पे तो इधर डिवाइड हो गया ना, जैसे ये 1 था तो 1 इधर आ गया, और रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आएगा। अब मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ये रिमाइंडर R1 है, R2 Rn तक जाएगा, Rn अगले स्टेप में इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, यहाँ पे रिमाइंडर अब 0 आएगा या ना लिखें, जैसे यहाँ पे 0 है तो नहीं लिखना। अच्छा जी, यहाँ पे R1 है, R0 है, B आ गया, तो फिर R0 ने इधर बाहर आना है, R1 इधर आएगा, इधर R2, तो यानी R0 है, यहाँ पे R1 R2, फिर जो इधर है 2 स्टेप इधर ज़्यादा है, n-2 है, तो यहाँ पे Rn आएगा, और Rn-1 पे Rn यहाँ पे आ गया। तो ये आपको इसको इनके मैंने पैरेलल ये स्टेप्स भी आपके बना दिए हैं, आपको इनको समझने के लिए। ये अगर आप एग्जाम्पल से में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो रिमाइंडर्स की आपके पास एक सीक्वेंस आई है। अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे बड़ा पहले रिमाइंडर 37 था, फिर 30, फिर 7, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है रिमाइंडर्स की, यानी इनके सभी के जो नॉर्म्स हैं, ये तो नंबर्स हैं, हमें तो पता चल रहा है ना। जब ये वेक्टर्स या मैट्रिसेस यहाँ पे आएंगे रिमाइंडर में, या पॉलिनोमियल्स आएंगी, तो फिर हमें नहीं पता चलेगा कि क्या है, फिर हमें उनके नॉर्म्स ही लेंगे। क्या लेंगे? उनके नॉर्म्स लेंगे। तो अच्छा, ये आपका 0 स्टेप हुआ, 1 स्टेप, 2, 3, और ये nth स्टेप हो गया, और ये n+1 स्टेप में आपका Rn-1 और रिमाइंडर आपका ख़त्म हो गया। वेयर Rn इज़ द लास्ट नॉन ज़ीरो, ये लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर इधर देख लें, नॉन ज़ीरो रिमाइंडर है। अब इनमें जैसे ये 37, ये सारे, ये बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड सो ऑन है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्या आएगा जी, ये B आएगा। क्या आएगा? यानी 67 रिमाइंडर ये है, तो B सबसे बड़ा है, फिर रिमाइंडर आते जाएंगे। तो यानी नॉर्म ऑफ B फिर सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे बड़ा छोटा होगा नॉर्म ऑफ R0, ओके हो गया, और ये बड़ा होगा नॉर्म ऑफ R1 से, और ये बड़ा होगा नॉर्म ऑफ R2 से, एंड सो ऑन। और आखिर पे क्या आएगा? नॉर्म ऑफ Rn, और ये कंसेक्टिवली छोटे हो रहे हैं, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है? इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉर्म्स, और ये इन्फिनिट तक नहीं चल सकती, इसने एंड होना ही होना है ये सारे नॉन नेगेटिव है, लेकिन इसने एंड होना ही होता है, ये इन्फिनिट सीक्वेंस नहीं चल सकती। ठीक हो गया? अच्छा, एक और, नो गारंटी फॉर R0, R1, R2 एंड सो ऑन Rn आर डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट भी नहीं, क्यों? 2 जगहों पे भी 7 है, फिर भी 7 रिमाइंडर यहाँ पे भी तो आ सकता था ना, या 2 है तो इधर भी 2 रिमाइंडर आ सकता, तो यूनिक नहीं हो सकते। तो ये मैंने आपको यूक्लिडियन जो डोमेन है उसकी कुछ मैंने आपको तफसील, ये डेफिनेशन ही समझो चल रही है उसकी, थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अच्छा जी, पहली एग्जांपल है, fields are trivial examples of Euclidean domain where
any norm will satisfy the condition, यानी n of a equal to 0 for all a, ये इस कंडीशन के तहत जिसका नाम 0 हो तमाम नंबर्स का, उसके तहत ये फील्ड क्या होते हैं, यूक्लिडियन डोमेन बनते हैं। तो इसमें जो है a इक्वल टू फिर q भी रह गया ना, नॉर्म तो वो रिमाइंडर 0 आया, तो यहाँ पे आप जो q है वो a b इनवर्स भी तो आप लिख सकते हैं ना। तो ये सारे फील्ड्स भी क्या है, यूक्लिडियन डोमेन है, जिसमें उनका नाम जो है हर नंबर का 0 होता है या रिमाइंडर नहीं होता। दूसरा नंबर पे, द इंटीजर्स आर यूक्लिडियन डोमेन विद नॉर्म n ऑफ a इक्वल टू a मॉडुलस। अच्छा, ए मॉडुलस का यहाँ पे मतलब ये है कि नॉर्म ऑफ अगर 1 है 1 तो नॉर्म ऑफ -1 वो भी 1 नहीं आएगा, ये मतलब है, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, और 0 का 0 आएगा। तो ये भी यूक्लिडियन डोमेन है, ये भी उसी डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करती, ये भी सेटिस्फाई करती इस नॉर्म के तहत। आगे आएगी तीसरी एग्जांपल, इफ एफ इज अ फील्ड द पॉलिनोमियल रिंग, पॉलिनोमियल को ये एफ ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स को डालेंगे ना, ये पॉलिनोमियल रिंग को डिनोट करती है ओवर एफ, यानी एलिमेंट्स ऑफ या उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो एफ से लिए गए। इज ए यूक्लिडियन डोमेन विद नॉर्म, जो इस ये आल पॉलिनोमियल में किसी भी पॉलिनोमियल का जो नॉर्म है वो उसकी डिग्री के बराबर अगर ले लें, या अगर पॉलिनोमियल 3 डिग्री नाम 3, पॉलिनोमियल 4 डिग्री नाम 4, पॉलिनोमियल 2 डिग्री नाम 2, तो इस नाम के तहत ये एफ ऑफ एक्स सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, वो भी यूक्लिडियन डोमेन को बनाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे और हम इसके कुछ थ्योरम्स भी पढ़ेंगे यूक्लिडियन डोमेन के। ये यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल ये चीज़ें, तो इनको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। थैंक यू जी।